बस अपनी अंजलि की तरह बाकी अपने तीनों बेटों के लिए भी लड़की मिल जाए तो मैं तो गंगा नहा लूंगी। अरे मिल जाएगी, तुम फिक्र क्यों करती हो, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। तभी चाय लेकर अंजलि वहां आती है और दोनों को चाय देती है। मम्मी जी आप लोग चाय पी लीजिए, मैं बाकी सभी को चाय देकर आती हूँ। अरे बहू तो रुक, सब यहीं आकर चाय पियेंगे और तू भी हमारे साथ बैठ। मम्मी जी वो मैंने पकौड़े गैस पर रखे हैं ना, बस लेकर आती हूँ। अंजलि सबकी चाय वहीं रखकर रसोई में पकौड़े लेने चली जाती है। इधर कामिनी आवाज देकर चारों बेटों को हॉल में आने के लिए कहती है, चारों हॉल में आकर चाय पी लो। इधर चारों हॉल में आते हैं। उधर पकौड़े लेकर अंजलि आती है। वाह भाभी, इस बारिश के मौसम में प्याज के पकौड़े, मजा ही आ गया। पकौड़े और चाय मिल जाए ना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अंजलि मैं क्या बोल रहा हूँ, आज रात को तुम्हारी छुट्टी रसोई से, तुम आज बस बैठ के खाना आराम से। क्यों, हम बाहर जा रहे हैं क्या? अरे नहीं, बाहर नहीं जा रहे हैं। तो फिर सब कैसे खाएंगे? मैं बनाऊंगी नहीं, बाहर जाएंगे नहीं। भाभी खाना आज हम चारों भाई मिलकर बनाएंगे। अब आप ही हमेशा काम करती रहो, ये तो सही नहीं है। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, हफ्ते में संडे को जब मेरी छुट्टी होगी तो मैं खाना बनाया करूंगा। हमें तो छुट्टी मिल जाती है लेकिन औरतों को कभी छुट्टी नहीं मिलती। बस एकदम सही कहा बेटा तुमने, मैं भी तुम्हारे इस फैसले में साथ हूँ। बस इसी तरह मेरा घर खुशियों से भरा रहे। विक्की के साथ उसके तीनों भाई रसोई में चले जाते हैं और खाना बनाने में लग जाते हैं। मम्मी जी हमारा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हाँ बहू, बस ये स्वर्ग हमेशा इसी तरह महकता रहे। अंजलि और यामिनी आराम से खाना खाती हैं। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। एक रोज अंजलि का बर्थडे होता है और विक्की सुधांशु से कहता है, पापा एक हफ्ते बाद अंजलि का बर्थडे है, क्या गिफ्ट दूं उसे समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा बहू को सरप्राइज देते हैं इस बार, उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ये ठीक रहेगा पापा। भाभी के लिए डायमंड की अंगूठी ले लो। मैं सब दोस्त यार को इनवाइट कर लेता हूँ। बस अपने दोस्त यार नहीं, सभी मेहमानों की लिस्ट बनाओ, फिर सबको एक एक करके फोन कर दूंगा मैं। अनूप तो खाने की कैटरिंग का देख लेना किससे करवाना है, और मैं डेकोरेशन संभालूंगा। भाभी तो बहुत खुश हो जाएगी, ऐसा सरप्राइज उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। चारों भाई और सुधांशु सरप्राइज की तैयारी में लग जाते हैं। अंजलि के बर्थडे का दिन आ जाता है और बर्थडे बहुत अच्छा होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बर्थडे ऐसा भी बनेगा कभी। थैंक यू सबको मेरे लिए इतना करने के लिए। मुझे ये मेरा ससुराल नहीं मायका लगने लगा है। बेटा तू इस घर की बहू नहीं बेटी है, हमेशा इसी तरह से हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। एक माँ के लिए इससे अच्छी बात क्या ही होगी कि उसकी बेटी को ससुराल मायके जैसा लगता है। समधन जी, आपके जैसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप जैसी सास मेरी बेटी के नसीब में आई। पार्टी बहुत अच्छी होती है, सब बहुत मजा करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। एक रोज अंजलि यामिनी और सुधांशु से कहती है, मम्मी जी एक एक करके तीनों के लिए लड़की देखनी चाहिए हमें अब। हाँ बहू, हम भी यही सोच रहे थे। कल ही मैं अपने जान पहचान वाले अगुवे को बुलाता हूँ घर पर। हाँ जी, यही सही रहेगा। अगले दिन अगवा आ जाता है और अंजलि अगवे को देखते ही उसके लिए चाय नाश्ता लगाती है। मुझे किस लिए बुलाया है सुधांशु जी? अंकल जी पहले आप नाश्ता करो, उसके बाद बात करना आप लोग। हाँ भाई पहले नाश्ता कर ले। आपके घर आने का मतलब है आदमी पेट भर के जाएगा। अच्छा हुआ मैं नाश्ता करके नहीं आया, वरना किस पेट में खाता। बहू अन्नपूर्णा है, लोगों के बीच आपके घर के बहुत चर्चे है। सब यही कहते हैं आज की डेट में सुधांशु का घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सब ऊपर वाले की कृपा है जी। अगवा नाश्ता कर लेता है और कहता है, अब तो नाश्ता भी कर लिया हूँ, अब तो बताओ मुझे याद कैसे किया। देखो बात यह है कि अब मेरे तीनों बेटों की शादी करनी है। अच्छे घर का रिश्ता बताओ, लगे हाथ तीनों की शादी कर दूंगा। आपके घर तो कोई भी अपनी बेटी देने से मना नहीं करेगा। लड़कियों की इतनी इज्जत होती है यहाँ। आपके बेटों के लिए आराम से रिश्ता मिल जाएगा और साथ में मोटा दहेज भी। अब रुको मैं देखता हूँ लड़की। देखिए हमें दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। इधर तीनों मॉडर्न बहनें क्लब में नाच रही होती है। पापा जब देखो कहते हैं शादी कर लो शादी कर लो, क्या शादी के बाद हम इस तरह के छोटे कपड़े पहनकर एंजॉय कर पाएंगे? बोलो। हाँ क्यों नहीं, शादी के बाद भी हमें अपनी मर्जी से ही रहना है।
किसी ने कुछ कहा तो ऐसा बोलेंगे कि उनकी हालत खराब कर देंगे। बहनों, हम किसी के लिए नहीं बदलने वाली, सामने वाले को बदलना होगा हमारे हिसाब से। वैसे हम माहिर है डबल चेहरे दिखाने में। मैंने तो सोच लिया है, पापा जैसे ही शादी के लिए कहेंगे तो मैं राजी हो जाऊंगी। मुझे करना ही क्या है, सूट पहनकर ड्रामा ही तो करना है थोड़ी देर। इधर पूजा, सेजल और मीनू के पिता भी उस अगवे को घर बुलाते हैं और कहते हैं, देखो, मेरी तीनों बेटे के लिए किसी भी तरह का लड़का ढूंढ दो, मैं तुम्हारा मुंह पैसों से भर दूंगा। ठीक है, एक रिश्ता है, मैं बात चलाता हूँ। अगवा 3 बहनों का रिश्ता लेकर पहुंच जाता है सुधांशु के पास। सुधांशु जी, आपके तीनों बेटों के लिए 3 बहनों का रिश्ता लाया हूँ। एक साथ एक ही मंडप पर तीनों की शादी कर देंगे, कैसा रहेगा? अरे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कल ही लड़की वालों से मुलाकात करवा दो। अगले दिन अगवा सुधांशु के पूरे परिवार को लेकर तीनों बहनों के घर पहुंच जाता है। तीनों बहनें सूट में सामने आती है और अच्छे बनने का मुखौटा लगा लेती है। बेटा, तुम्हें घर के काम आते हैं? हाँ आंटी जी, हमें सब कुछ आता है। तुम तीनों आगे पढ़ना चाहती हो या फिर जॉब करना चाहती हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा परिवार खुले विचारों का है, तुम लोग कर सकती हो पढ़ाई। नहीं, हमारा सपना तो है घर संभालना, ससुर और पति की सेवा करना। अरे ठीक है, हमें लड़की पसंद है। समधी जी क्या कहते हैं, शादी कब करें? जो बाप कहे, मेरी बेटिया हीरा है, हीरा। जिनके घर जाएगी उनकी किस्मत चमक जाएगी। सेजल, सबको चाय नाश्ता करवाओ। सेजल और बाकी दोनों बहनें सबको चाय नाश्ता करवाती है और सेजल कहती है, ये सब हम तीनों ने ही बनाया है। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, कुछ कमी हो तो बता दीजिए। नहीं बेटा, खाना तो बहुत स्वाद है, बिल्कुल बाजार का लग रहा है। सच में कोई कमी नहीं है। मीनू, सेजल और पूजा तीनों समीर, अनूप और विनीत से शादी करके यामिनी के घर आ जाती है। गृह प्रवेश तक तो सब कुछ सही रहता है। सेजल, मीनू, पूजा, तुम तीनों बहुत थक गई होंगी ना, जाओ आराम कर लो अपने कमरे में। जी भाभी। तीनों अपने अपने पतियों के साथ अपने कमरे में चली जाती है। इधर यामिनी कहती है, शादी अच्छे से हो गई, अब जाकर शांति मिली है। हाँ यामिनी जी, अब तो आप फ्री हो गई ना अपनी जिम्मेदारियों से। हाँ जी। अगले दिन तीनों बहन देर तक सोती रहती है। कल बहुत थक गई थी ना, तो सोने देते हैं उन्हें। अंजलि बहू, एक काम कर, उनकी मुंह दिखाए शाम के 7 बजे कर देते हैं। ठीक है मम्मी जी। तीनों बहू शाम को 5 बजे उठती है और तैयार होकर हॉल में आती है। बहू नाश्ता कर लो, फिर थोड़ी देर में तुम्हारी मुंह दिखाई है। ठीक है मम्मी जी। मुंह दिखाई में बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं ना? हाँ, पैसे भी मिलते हैं। मेरी मुंह दिखाई में तो 25,000 जमा हो गए थे। उस हिसाब से हमारे तो कम से कम 40,000 होने ही चाहिए। कामिनी और अंजलि को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो हंसी में बात उड़ा देती है। शाम को तीनों की मुंह दिखाई होती है और मुंह दिखाई में उन्हें अच्छा खासा तोहफा भी मिलता है। मुंह दिखाई करके जैसे ही सभी औरतें वापस चली जाती है, वैसे ही तीनों बहनें उठकर खड़ी हो जाती है और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। ये तीनों कमरे में क्यों चली गई? थक गई होगी, हर कोई इतना नहीं कर सकता ना, पहली बार इतनी औरतों के पैर छुए है। तीनों बहन मीनू, सेजल और पूजा शॉर्ट पैंट और टॉप पहनकर बाहर आती है और आते ही खाने लगती है। बहुत थक गई मैं तो। सेजल, मुझसे और ये ड्रामा नहीं होगा। तो अब करना भी क्यों है, हो गई ना शादी और लोग खाकर भी चले गए। अब हम अपने असली रंग में आ जाते हैं। वही ना। यामिनी का दिमाग गर्म हो जाता है। वो गुस्से में कहती है, ये सब क्या है बहू, कल ही आई हो तुम तीनों और ऐसे कपड़े पहनकर खड़ी हो गई, शर्म नहीं आ रही है क्या? ओ बेटी, मुंह बंद कर, ज्यादा चूचे पाट किया ना तो तेरा हलक बाहर खींचूंगी। बदतमीज, एक तो गलती की, ऊपर से जुबान चला रही है। तू और तेरी ये सास अपना मुंह बंद रखो और हमारे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हम किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं करते, अगली बार कुछ कहो ना तो देख लो ना बुड्ढी। अंजलि को बहुत तेज गुस्सा आता है। और हाँ, हमारे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों गवार सास बहू को कपड़े इन्हें समझ में आते नहीं, खुद तो 6 मीटर का तिरपाल लपेटकर घूमती रहती है और हमें भी अपनी तरह गवार बनाना चाहती है। खैर छोड़ो ना, इन लोगों को क्या ही समझ में आएगी हमारी ड्रेसिंग सेंस, कभी अपनी दुनिया से बाहर निकलेगी तब ना। तीनों जोर जोर से हंसने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। इधर यामिनी अंजलि के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर कहती है, बहू तू ठीक तो है ना? ये तीनों तो डायने हैं, डायने। मम्मी जी मैं ठीक हूँ, लेकिन अपने घर का क्या होगा? अपने स्वर्ग जैसे इस घर को ये डायने नर्क बना देंगी।
बेटा अब हम क्या करें, पता नहीं किस अशुभ घड़ी में इन तीनों को देखने गए थे। अगले दिन अंजलि नाश्ते की टेबल पर खाना लगाती है और सुधांशु कहता है, अंजलि बहू खाना लगा रही है, आज तो उन तीनों की पहली रसोई होगी ना, कहाँ है तीनों? यामिनी डरते हुए जैसे ही कुछ कहने को होती है, छोटे छोटे कपड़े पहने तीनों बहुएं बाहर आकर कहती है, हम यहाँ हैं पापा जी, कोई काम है क्या हमसे? ये क्या पहन रखा है? आज तुम्हारी पहली रसोई थी और तुम आराम से सो रही थी। जाओ चेंज करके आओ और दोपहर का खाना बनाने में लग जाओ। मैं और खाना, दिमाग तो ठीक है। खाना खाने के लिए बनाना पड़ता है, भाभी ने आज खाना बनाया है जबकि तुम्हें बनाना चाहिए था। अच्छा, इतनी तकलीफ हो रही है तो खाना मत खाओ। तीनों बहनें अपने अपने पतियों के खाने में पानी का ग्लास डाल देती हैं। तीनों भाई गुस्से में खाने से उठ जाते हैं और कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है? तुम तीनों वापस अपने मायके चली जाओ, निकलो यहाँ से। अभी ससुर जी को फोन लगाता हूँ, अपनी जाहिल बेटियों को वापस लेकर जाए, इनकी जरूरत नहीं है इस घर में। अनूप पॉकेट से फोन निकालता है और जैसे ही फोन करने लगता है, सेजल उसका फोन छीनकर तोड़ देती है। दोबारा कभी मेरे पापा को फोन करने की कोशिश भी मत करना, वरना जिंदगी भर चुक्की पिसनी पड़ जाएगी। हम इस घर में जो भी करे कोई कुछ नहीं बोलेगा, वरना उसकी खैर नहीं। चलो बहनों, इन लोगों की शक्ल देखकर दिन ही खराब हो जाता है। तीनों टेबल से खाना लेकर मीनू के कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर विक्की और सुधांशु पूरी तरह हिल जाते हैं। पापा, ये हम कहाँ फंस गए? अरे किसे ले आए हम अपने घर में? यामिनी जी, अब क्या करें हम? अगर कुछ करेंगे तो ये तीनों हम पर झूठा इल्जाम लगा देंगी, हमें फंसा देगी। पापा जी, हमारे पास एक ही रास्ता है, हम इन्हें कुछ ना कहें, ये तीनों जो करती है करे, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सब अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। किसी ने कंठ से एक निवाला तक नीचे नहीं उतारा। शाम के 4 बजे काम वाली रेखा आती है और अंजलि से कहती है, भाभी। रेखा, तू पूरे घर में झाड़ू पोछा कर ले, फिर कपड़े धो लेना। ठीक है भाभी, तीनों नई बहुरानी आई है, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। वैसे तीनों है का? हाँ मिलेगा, तीनों कमरे में है। रेखा घर में पोछा लगाने लगती है। इतने में तीनों बहन तैयार होकर हाथ में पर्स लेकर बाहर आती है। भाभी, अभी अभी पोछा मारा है, सूखने दो ना, फिर इधर आना। पूजा एक बाल्टी पानी लाकर वहां गिरा देती है और कहती है, हमसे जबान लड़ाने की हिम्मत मत करना दोबारा, समझी? अब पूरे दिन बैठकर पोछा लगाते रहे। गरीब कहीं की, अपनी औकात देखी रही है, हमसे जबान लगाने चली थी। तीनों वहां से चली जाती है। यहाँ रेखा की आंखें भर आती है। उसे रोता देखकर अंजलि कहती है, रेखा रो क्यों रही है, रो मत। भाभी, मैं काम करती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। देखा ना कैसे 3 भाभीयों ने मेरे को उल्टा सीधा बोला। इतने में यामिनी भी वहां आ जाती है। हाँ, सब देखा। रेखा, मन छोटा मत कर। यामिनी रेखा को सारी बात बताती है और कहती है, रेखा, तेरे पास तो रास्ता है तो काम छोड़कर जा सकती है, लेकिन हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है, हमें तो झेलना ही पड़ेगा ये सब। रेखा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, बाप रे माँ जी, कैसे कोई रहेगा इन डायनों के साथ। देर रात जब सब हॉल में बैठे होते हैं, तब तीनों नशे में धुत होकर घर आती है। उनकी ऐसी हालत देखकर अंजलि कहती है, खुद को भी तुम तीनों संभाल नहीं पा रही हो, कैसी हालत कर रखी है, बेशर्मी की भी हद होती है। अगल बगल वाले क्या सोच रहे होंगे। ओ देहातन, तू ना हमारी फिक्र मत कर, अपनी देख, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। अगल बगल वाले कुछ कह के तो देखे, तब बताएंगे हम उन्हें। दीदी, क्या तुम भी इस बेवकूफ की बातों का जवाब दे रही हो? हम आग हैं, और आग में अपना हाथ कौन देगा भला। तीनों गाते हुए अपने कमरे में जाने लगती है। थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। यामिनी के घर का माहौल पूरी तरह से खराब हो जाता है। सभी लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं। दिन इसी तरह से बीतने लगते हैं। एक रोज नाश्ते में तीनों बहन आकर बैठ जाती हैं और अंजलि से कहती हैं, ओह भाभी जी, चलिए हमारे लिए फटाफट ब्रेड सैंडविच बनाकर ले आओ। ये पोहे और पराठे हम नहीं खाते। तुम तीनों को खाना है तो यही खाओ, वरना भाभी तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं है जो तुम्हारे लिए अलग से खाना बनाएगी। खाने का इतना शौक है तो खुद बनाकर खा लो। काम तो एक होता नहीं इनसे, बस जुबान चलवा लो इनसे। लगता है इन्हें ट्रेलर दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेंगे। बहनों, शुरू हो जाओ। मीनू एक पतीला जमीन पर गिरा देती है और पूजा और सेजल जोर जोर से रोने लगती है। ये सब तुम लोग क्या कर रही हो?
क्या कर रही हो? तुम लोगों को मोहल्ले वालों की बड़ी फिक्र है ना, अब वही आएंगे और तुम लोगों की इज्जत कैसे तार तार करते हैं हम देख लो। तुम लोग ऐसे मत करो, रोना बंद करो, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ये हुई ना बात, जल्दी से जाकर ग्रिल्ड सैंडविच बनाकर लाओ बेबी। अंजलि तुरंत रसोई में जाकर सैंडविच बनाने लगती है। अंजलि को दुखी देखकर समीर को बहुत खराब लगता है। अंजलि सैंडविच बनाकर तीनों को देती है और समीर, अनूप और विनीत तीनों उठकर वहां से चले जाते हैं और आपस में बात करते हैं। हमारे कारण मम्मी पापा और भैया भाभी की जिंदगी खराब हो गई है। सही बात है, हम तो झेल रहे हैं, साथ में उन्हें भी झेलना पड़ रहा है। पर इसका उपाय क्या कर सकते हैं हम? मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी पापा और भैया भाभी इस घर से अलग हो जाए, उसी में उनका भला है। अपने साथ हम उनकी जिंदगी क्यों खराब करें? हाँ, ये ठीक कहा, आज ही बात करते हैं मम्मी से। समीर, अनूप और विनीत रात को मौका देखकर यामिनी, सुधांशु, विक्की और अंजलि से कहते हैं, मम्मी पापा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप चारों इस घर से कहीं और रहने लगो। हमारी जिंदगी तो नर्क बन गई है, आप लोग अपनी जिंदगी क्यों नर्क बना रहे हैं? आराम से सुख से रहिए। तुम लोगों को इस तरह से छोड़कर हम कैसे रहेंगे बेटा? मम्मी, रहना तो पड़ेगा, धीरे धीरे हम कोई तोड़ निकालेंगे। सही बोल रहे हैं ये तीनों, हमें अंजलि और विक्की की जिंदगी का भी तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, पता नहीं कब हमारा स्वर्ग हमें वापस मिलेगा। इस नर्क की जिंदगी से जल्द ही छुटकारा मिले हम सबको। अंजलि, विक्की, यामिनी और सुधांशु अलग रहने चले जाते हैं और तीनों भाई इसी नर्क में फंसे रह जाते हैं। कलावती निवास के ड्राइंग रूम में आज मोहल्ले का हाई वोल्टेज सास सम्मेलन चल रहा होता है। बाहर सासू माँ कलावती का पूरा रौब है और अंदर बेचारी आज्ञाकारी बहू मानसी पसीने से लथपथ भट्टी बनी हुई है। कलावती बहन, बहू की नई शादी हुई है, पहले से ही लगाम जरा कस कर रखना, जरा सी ढील नहीं हुई कि ये आजकल की छोरियां हवा में उड़ने लगती हैं। अरे मेरी बहू तो ऐसी है कि मजाल है मेरी मर्जी के बगैर पैर भी घर के बाहर रख दे। तभी कलावती मुस्कुराते हुए सीना चौड़ा करके बोलती है, ना ना रजनी बहन, मैंने अपनी बहू की लगाम काफी अच्छे से कस कर पकड़ी हुई है। मेरी एक आवाज पर दौड़ी चली आती है। डेमो देखना है? अभी दिखाती हूँ। अरे मानसी बहू। सासू माँ की एक आवाज सुनते ही मानसी तेज स्पीड से दौड़ती हुई हांफते हुए आती है। हाँ मम्मी जी, हाँ जी। अरे जी मम्मी जी, क्या दिख नहीं रहा कि बड़े बैठे हुए हैं और सिर उखाड़ कर चली आई? अरे सिर पर पल्लू भी रखना होता है, उनके पाँव भी छूने होते हैं। सॉरी मम्मी जी, वो जल्दी में ध्यान नहीं रहा। ध्यान रखना चाहिए ना। फिर मानसी जल्दी से सिर पर पल्लू करके सभी के पाँव छूने के लिए आगे झुकती है। अरे रे रे बहू, ये कौन सा नया स्टाइल सीख लिया है तूने पाँव छूने का? हाँ, अरे इतना भी नहीं पता तुझे? हमारे यहाँ पाँव दोनों हाथों से दबा दबा कर छुए जाते हैं, ना कि आधे अधूरे। फिर मानसी दोनों हाथों से दबा दबा कर सभी के पाँव छूती है। मन तो कर रहा है कि पाँव के साथ साथ सबसे पहले सासू माँ के बाद सभी के गले भी दबा दूं। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, हिटलर कहीं की। अरे अब खड़ी क्या है, जा जाकर किचन में अंदर सभी के लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बना कर ला। जी मम्मी जी। फिर मानसी किचन में जाकर सभी के लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता तैयार करती है। पता नहीं भगवान जी, आप मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं जो ऐसी सास मिली है। अरे सचा तो मुझे किसी और की सास दे देते, कम से कम मम्मी की हिटलर पंथी तो नहीं सहनी पड़ती। जब देखो बाहर वालों के सामने मुझ पर रौब झाड़ती रहती है। खुद तो बाहर गप्पे मारने में लगी है और यहाँ गर्मी में मुझे चाय नाश्ता बनाने के लिए भेज दिया। बेचारी मानसी सभी के लिए चाय नाश्ता तैयार करके हॉल में आकर देती है। कलावती बाहर पड़ोसिनों के सामने अपनी सत्ता का झंडा गाड़ रही होती है। वहीं अंदर बेचारी मानसी गैस चूल्हे के सामने खड़ी अपना खून जला रही होती है और साथ ही सास का हुक्म भी मान रही थी। पड़ोसने जाने के बाद सास कलावती और पैर फैलाकर सोफे पर पसर जाती है और खर्राटे लेने लगती है और बेचारी मानसी किचन में झूठे बर्तनों का पहाड़ देखकर भड़क रही होती है। पड़ोसनों के सामने तो ऐसे रौब झाड़ रही थी जैसे मैं इनकी बहू ना होकर कोई रिमोट कंट्रोल रोबोट हूँ। बहू चाय ला, बहू पकौड़े ला, नींबू ला, बहू दोनों हाथों पैरों दबा, बहू सिर पर पल्लू कौन रखेगा। खुद तो सोफे पर डकार मारकर घोड़े बेचकर सो रही है और मेरे लिए यहाँ तो बर्तनों का कुतुब मीनार छोड़ दिया है। हे भगवान, तुझे यही सास मिली थी मुझे देने को, कोई और सास दे देता तो क्या चला जाता।
अगले दिन मानसी घर में पोछा लगा रही होती है और कलावती सोफे पर बैठी फोन में कुछ देख रही होती है और तभी उसकी बचपन की सहेली सुशीला का फोन आता है। हेलो कलावती, सब बढ़िया है ना? सब बढ़िया है, तू बता क्या चल रहा है तेरा यहाँ? अरे क्या बताऊं कलावती अब तुझे, बस आजकल की बहू से राम ही बचाए। इतना टाइट करके रखने पर कोई ना कोई हरकतें ऐसी दिखाई देती है कि क्या ही बताऊं। तभी तो तुझे समझा रही हूँ अपनी बहू को जरा काबू में रखना। कहीं ऐसा ना हो कि बहू हाथ से निकल जाए। अरे ना ना सुशीला बहन, मेरी बहू ऐसी नहीं है। वो तो मेरे इशारों पर बंदरिया की तरह नाचती है। पहले ही दिन से बहू की मैंने लगाम मेरे हाथों में ले ली है। बहू जरा आकर मेरे पैर दबा दे, बड़ा दर्द हो रहा है। पोछा लगाते लगाते मानसी के हाथ वहीं रुक जाते हैं। ये लो जी, मम्मी ने तो सच में मुझे बंदरिया समझ लिया। तभी तो चौबीसों घंटे डुगडुगी बजाकर मुझे नचाती रहती है। आई मम्मी जी। अब मानसी पोछा छोड़कर सास कलावती के जाकर पैर दबाने लगती है। अरे बहू, हाथों में जान नहीं है क्या? जरा ढंग से दबा। ऐसी सास से तो भगवान ही बचाए। अरे सास ना हो गई, कोई अफलातून हो गई है। मन तो करता है कि इस पैर की जगह अपनी सास की गर्दन ही मरोड़ दूं। मानसी इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। सबकी सास कितनी अच्छी है और एक मेरी ही किस्मत फूटी है जो ऐसी खड़ूस सास मिली है। अरे अकेले में तो फिर भी ठीक रहती है, पर न जाने मेहमान और बाहर वालों के सामने न जाने सासू माँ में कौन सी चुड़ैल की आत्मा घुस आती है। बस हुक्म पर हुक्म, बहू ना हो गई गुलाम हो गई, बस और नहीं। अब बस बहुत हुआ। फिर मानसी गुस्से में सिंघम स्टाइल में आकर सास के सामने खड़ी हो जाती है। माँ जी, अब मुझसे और ये 24 घंटे की जी हजूरी नहीं होती। मैं बहू हूँ, कोई मशीन नहीं। जब देखो सामने काम पर काम बताती रहती हो। आपको तो बस सोफे पर बैठे हुक्म चलाना आता है। बहू जरा जुबान संभाल के। तुझे क्या लगता है सास बनना इतना आसान है? अरे सास बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी अकल लगानी पड़ती है। तब जाकर यूं ही सास का दर्जा नहीं मिल जाता, तपस्या करनी पड़ जाती है। अच्छा, इसमें ऐसी क्या बड़ी चीज है? सास बनने में कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं? अरे वो तो हर कोई बेलेगा। करना ही क्या होता है? दिन भर बस हुक्म चलाना, फरमाइशी करनी होती है। ये सुनकर सास कलावती मुस्कुराती है। अच्छा, आसान लगता है तुझे सास बनना। एक दिन, सिर्फ एक दिन तू मेरी जगह पर सास बनकर देख और मैं बहू। शाम तक तुझे आटे दाल का भाव न पता चल गया तो मेरा नाम कलावती नहीं है। बोल मंजूर है एक दिन सास बनना? अरे मानसी सोच क्या रही है? हाँ बोल दे, मंजूर है। आज से मैं सासू और आप बहू। अगले दिन सास कलावती बहू की जगह और मानसी सास की जगह होती है। मानसी मजे से टीवी देख रही होती है और वही कलावती बहू बनी घर की साफ सफाई में लगी होती है। तभी सुशीला का फोन आता है। सास बनी बहू मजे से फोन उठाती है। अरे बताओ सुशीला बहन, कैसी हो? बहू तो ठीक से सेवा वेवा पानी कर रही है या नहीं? हाँ, सब बढ़िया, पर कभी कभी नाक में दम करके रख देती है, सुनती ही नहीं है। सही में बहू को जरूरत से ज्यादा ढीला भी नहीं रखना सही है। अरे मेरी राम कहानी तो तुमने सुन ली। तुम्हारी बहू तो सेवा वेवा कर रही है। अरे ना ना सुशीला बहन, मेरी बहू तो मेरी खूब सेवा में लगी रहती है। टाइम से खाना और सब दबा दबा कर देती है और इशारों पर तो ऐसे नाचती है जैसे बंदरिया की तरह। बहू, ये टेबल कब से साफ नहीं हुई है? कितनी धूल जमी पड़ी है, जल्दी से कपड़ा मारकर साफ कर इसे। जी माँ जी, अभी चमका देती हूँ। कलावती कपड़ा लेकर मन ही मन मुस्कुराते हुए टेबल साफ करती है। अरे बहू, ये पोछा छोड़, पहले जरा मेरी टांगे दबा दे। अरे बड़ा ही दर्द कर रहा है। कलावती मानसी के पैर दबाने में लगी रहती है और मानसी फोन पर बात करने में। वाकई में तुमने तो अपनी बहू को खूब कस कर रखा है, ऐसे ही पकड़े रहो। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। इतना कहकर सुशीला फोन काट देती है और मानसी को सास से पैर दबाने में बड़ा ही मजा आ रहा होता है। अरे वाह! सास बनने में तो बड़ा ही सच में मज़ा ही मज़ा है। बस एक आवाज़ से काम हाज़िर। बेटा मानसी, अभी तो तुझे सास बनने में मज़ा आ रहा है ना? अभी देखती जा, सारी सासगिरी एक झटके में हवा में जाएगी। ये तो बस अभी शुरुआत है। मानसी सास बनके 7वें आसमान पर उड़ रही होती है। वहीं कलावती घर के काम करती है। झाड़ू पोछा, घर की सफाई, कपड़े सब करती है।
मानसी कलावती से चाय बनवाती है, फिर सिर में तेल से मालिश भी करवाती है कि तभी अचानक कलावती का फोन जोर से बजता है। मानसी लेटे लेटे ही फोन उठाती है। और कलावती कैसी है, और तेरी बहू मानसी क्या कर रही है? अरे बहू, बहू क्या करेगी? वो तो अभी मेरे पैर दबा रही है, एकदम रानी की तरह। मैं लेटी हूँ और वो मेरी सेवा में लगी है। बहू जरा कस के दबा। एकदम सही कर रही हो बहू के साथ, ऐसे ही कब्जे में रखो, बिल्कुल ढील मत देना, जरा भी आराम मत करने देना उसे, वरना सिर पर चढ़ जाएगी और नाचेगी। अच्छा, मुझे एक काम याद आ गया है, बाद में करती हूँ। फोन कट होते ही मानसी की हंसी गायब हो जाती है। तभी रजनी का फोन आ जाता है। अरे कलावती सुन, बहू को उसके मायके जाने पर तो सख्त पाबंदी लगा दे, और हाँ, ज्यादा खर्चा भी मत करने दिया कर वहाँ। वो क्या है ना, ज्यादा बाहर बाजार जाने की छूट मिल जाती है ना बहुओं को, तो बहू बेफालतू के खर्चे करने लगती है। मैं तो अपनी बहू को ऐसे ही खौफ में रखती हूँ, 2 महीने में ही मायके जाने देती हूँ बस। मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी अपनी बहू को मायके कम ही भेजना चाहिए, साल में ही जाने दूंगी। अच्छा, अब फोन रखते हैं। कैसी पागल औरत है, मुझे ही मायके जाने से रोक रही है। अरे इससे अच्छी तो मेरी सास है, लाख गुना अच्छी है। कभी मायके जाने के लिए नहीं रोकती, और ना ही कभी बाजार जाने से। हाँ, सही कह रही हो रजनी बहन, मैं भी अपनी बहू को मायके साल में ही जाने दूंगी। अच्छा, आप फोन रखती हूँ। शुरू में सास बनकर मजे ले रही मानसी का अब सिर बुरी तरह से चकराने लगता है। मानसी झट से फोन को सोफे पर फेंकती है। अरे बाप रे बाप! शुरू में तो बड़ा मज़ा आ रहा था, पर ये सास बनना या रिश्तेदारों के तानों ने मेरी तो हालत ही खराब कर दी। मैं तो सोच रही थी सास बनने का मतलब सिर्फ हुक्म चलाना होता है, पर यहाँ तो पीठ पीछे लोग मेरा मायका छुड़वाने के लिए ही तुले पड़े हैं। अरे तंग आ गई हूँ मैं यार इनकी पंचायत सुन-सुन कर। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं बनना ये सास-वास, मुझे बस आपकी बहू ही रहने दो। एक ही दिन में मुझे सास बन के आटे दाल क्या पूरे मोहल्ले की पॉलिटिक्स का भाव समझ आ गया है। क्यों? निकल गई सारी हवा, मिल गया सासगिरी का स्वाद। हाँ मम्मी जी, सास होना सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि फोन पर इन रिश्तेदारों की जहरीली बातों से बहू को बचाना और घर को जोड़कर रखना भी है। आप सच में लाखों में एक हो। अब आप अपनी सास की जगह संभालिए और मुझे मेरी बहू की जगह पर रहने ही दीजिए। चल बहुत हो गया ये सास बहू का नाटक। चल अब जल्दी से कड़क अदरक वाली मजेदार चाय बनाकर पिला दे बहू। अरे बहू बनकर तो मेरी कमर तेरी हो गई है। तो देखा आपने, सास का सॉफ्टवेयर बहू के हार्डवेयर में सपोर्ट ही नहीं हुआ। मानसी को समझ आ गया कि सास बनना सिर्फ ऑर्डर देना नहीं, बल्कि इन रिश्तेदारों की जहरीली बातों से घर को बचाना भी है।